हेलो बच्चों, हाय। आज के इस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इसके गुप्ता, आप आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देख लिया है तो आपको उम्मीद है कि पिछले वीडियो आपको समझ में आए होंगे। हम आगे उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, द्विघात समीकरण। हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था कि आखिर के द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। पिछले दिनों हमने ये देखा था कि द्विघात समीकरण हम लोग कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं। हमने पिछले दिनों इन सारी चीज़ों को देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात किया जाता है, हल क्या होता है। सबसे पहली चीज़ें आप ये जान लीजिए, द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं। किसी द्विघात समीकरण के x के वे सारे मान, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, ठीक है, उस चर के वे सारे मान जिससे उसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उससे उसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम उस समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। द्विघात समीकरण के हल, ठीक है। तो बच्चों, इसमें तीन प्रकार के मेथड है। हम तीनों विधियों का उल्लेख यहाँ पे करेंगे। हम तीनों विधियों से इसको पढ़ेंगे। हमारा जो पहला विधि है वह है गुणनखंड विधि। हमारी जो पहली विधि है वह है बच्चों गुणनखंड विधि। और दूसरी जो विधि है हमारे पास द्विघात सूत्र, क्या है, द्विघात सूत्र विधि, मतलब जिसमें हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तीसरा है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है बच्चों, हम ऊपर वाले को गुणनखंड विधि को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है बच्चा द्विघात सूत्र विधि। क्या, द्विघात सूत्र विधि, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। और तीसरा होता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। ठीक बच्चों, ये तीन फॉर्मूला है, मतलब तीन विधियां हैं जिसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तीन विधियां हैं जिससे हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कौन सी विधि, क्वाड्रेटिक फार्मूला विधि, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन तीनों विधियों को देखेंगे। हो सकता है अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं अगले क्लास में भी बाकी बच्चे को करवा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे एक ही वीडियो में आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि बार बार नए नए वीडियोज़ को देख पाना सभी के बस की बात नहीं होती, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। अगर एक ही चीज़ में सारे कंसेप्ट को समझ जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक वीडियो ये कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा था कि जो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण वो किस फॉर्म में होता है बच्चा, इसका जो सामान्य रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसके बात करें हल, हल मतलब मूल, मूलों की संख्या। ठीक है, मूलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ये हम लोगों ने देखे थे कितने होते हैं बच्चा, 2 होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो पहले हम लोग लेंगे बहुआ आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, गुणनखंड विधि को हल करेंगे। गुणनखंड विधि से देखेंगे, वैसे तो आप लोगों ने इसे द्विघात बहुपद जब आप पढ़ रहे थे बहुपद चैप्टर, तो आप लोगों ने वहां पर भी इसे देखा था, तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए
गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चा, हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करने वाले हैं। हम एक समीकरण ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें, ये हमें एक क्वेश्चन मिला बच्चा। क्या मिला है? 3x² प्लस 5x माइनस 2 का गुणनखंड ज्ञात करें। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको मूल निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाले जाएंगे। तो चलिए, तो पहले हल करने के लिए हम समीकरण नीचे लिख लेते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए 3x² को 2 से गुना करेंगे, मन में ही इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 3 दूनी 6, 6 आ गया हमारे पास, -6 है, याद रखिएगा कितना है, -6 है। अब थोड़ा गौर से देखिए, हमें इस 5 को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें -6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। मतलब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करने पर हम 5 को इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है, कि हमें मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास 5 ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 6 कब आएगा। 2 तरीके से आ सकता है, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 2 5 होगा, है ना। अगर तुम प्लस में भी लेके चलो तो भी हमारा -6 नहीं आ रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए 6 एकम 6 हो जा रहा है और 6 में से 1 गया 5, हाँ जी, एक वो प्लस और एक माइनस रहेगा। तो देखो 6 में से 1 गया, आपका 5 भी आ जा रहा है और 6 एकम 6 आ जा रहा है, -6 आ जा रहा है ना। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, क्या हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? तो हाँ सर, कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन है। तो चलिए 3x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे देखो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बस माइनस के अलावा, तो हम माइनस, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन होता है, और जब माइनस कॉमन लेते हैं ना बच्चा, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों माइनस में है तो -1 हम कॉमन ले लिए, तो बच गया यहाँ पे क्या, +x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मैंने बताया था जब गुणनखंड विधि पढ़ रहे थे कि अगर आपका ये दो भाग, ये जो भाग दिख रहा है x प्लस 2, अगर ये दोनों सही है, अगर सेम टू सेम आता है तो हाँ जी आपका गुणनखंड किया हुआ सही है, नहीं तो गलत है। अब ध्यान दीजिए, ये x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया क्या, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चा, x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे और 3x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस 2 को भाग में ले जाओ तो हो जाएगा 0 और बचेगा हमारे पास क्या, 3x माइनस 1 बराबर 0। और दूसरा, अगर हम 3x माइनस 1 को डिवाइड में ले जाए तो 0/3x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2, क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो +1, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक उसी तरह से अगर +2 है और इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, x इक्वल टू -2। कोई दिक्कत बच्चों? अतः जो मूल हो गया बच्चा x बराबर 1/3 और -2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, ये है कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपने देखा ये पूरा का पूरा गुणनखंड विधि है। तो आप इसे वैसे बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, 7th 8th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो, तो उम्मीद है ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो हमारे पिछले बहुपद वाले वीडियोस को भी देख सकता है, नहीं तो आप इसी वीडियो को थोड़ा 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने एक और क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको गुणनखंड विधि से ही आपको हल करना है और इसके मूल निकालने हैं। तो आप क्या कीजिए, आप इन्हें अभी वीडियोस को पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो जल्दी बनाइए इसको, गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके बनाना है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अगर आया है तो आप बना लोगे। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, रोको और बनाओ जल्दी। अच्छी बात है, करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। बना लिया है तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या आपने जो बनाया वो सही है, क्या आपने जो बनाया वो उसका प्रॉपर प्रोसेस सही है। अगर हाँ तो चलिए मिला लेते हैं, आपको पता चल जाएंगे कि सही है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या बोला था, पहले मैं लिख लेता हूं इसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे x स्क्वायर वाले जो पार्ट है उसको 4 से लास्ट वाले मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना है 8। अब हमें इस 6x को इस तरह से तोड़ना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। क्या आ जाएगा बुआ, 4 दूनी 8। हाँ सर देखिए, तो 4 दूनी 8 तो आ गया, 4 और 2 6 भी आ जा रहा है जोड़ने पर, है ना। तो हम यही चीज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर दिया, इस 6x को तोड़ दिया दो पार्ट में, ठीक है। एक 4x के टर्म में और दूसरा 2x के टर्म में। बाकी के 4 जैसे था वैसे ही है, 2x स्क्वायर जैसा था वैसे ही है। गुना करो तो देख सकते हो 4 दूनी 8 भी हो जा रहा है, ठीक है, और 4 और 2 6 भी हो जा रहा है। गुना करने पर, जोड़ने पर 4 और 2 6 भी हो जा रहा है। अब चलिए यहां से कॉमन लेते हैं। इस वाले में क्या कॉमन होगा बच्चा, 2x ना। जब 2x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे बचेगा 2। यहां से अगर आप कॉमन लोगे बच्चों तो 2 कॉमन है तो आपका बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हाँ जी ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। मतलब प्रोसेस सही है, गलती नहीं है। तो चलिए x प्लस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्या बच गया, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने बताया था कि अभी एक बार x प्लस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 0 बटा x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, तो हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेना है बच्चा, और एक बार 2x प्लस 2 बराबर 0 लेना है ना। तो चलिए यहां पे करते हैं इसको। क्या होगा, x बराबर ये -2 उस तरफ जाएगा तो बच्चा प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो -2 होगा, -2। अब ध्यान दीजिए ये उस तरफ जाएगा +2, कितना हो जाएगा, -2। अब x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 2 एकम 2, इसलिए x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 1 -1। अतः जो मूल हो गया, जो रूट हो गया, ठीक है, जो रूट आया, x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया बच्चा हमारे पास, -2 -1। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया, और जिन लोगों ने बनाए हैं उनका उम्मीद है कि सारी चीजें सही हुई हो, ठीक है, कहीं गलती नहीं हुआ हो। अगर हुआ है तो आप उसे सुधार ले और प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। आपका जो एक्सरसाइज है केसीसी ना से 4.2 नंबर एक्सरसाइज है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप इसको बना लीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा। तो द्विघात सूत्र, सबसे पहली बात है कि सर ये द्विघात सूत्र होता क्या है ना, क्योंकि अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो ही तो सॉल्व कर पाएंगे, अगर पता ही नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला बेसिस ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर द्विघात समीकरण आपका, अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो बच्चों इसका जो मूल होगा ना, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यही बच्चा कहलाता है द्विघात सूत्र। यही आपका क्या कहलाता है, द्विघात सूत्र कहलाता है।
आपका जो यही वाला है ना, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a बटा 2a, ये क्या है आपका द्विघात सूत्र है बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या सर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, डी। अब ये डी है क्या, तो देखो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं, विवेचक या फिर विभिक्तर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट और हिंदी में कहते हैं विवेचक या विभिक्तर, इस डी को। और डी बराबर अभी अभी क्या हमने फॉर्मूला लिखा, डी बराबर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे ही डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इन्हें भी याद रख लें। क्यों सर, तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से आपने दो चर वाले समीकरण को पढ़ा था उस समय आप लोगों ने उसके हलों की प्रकृति को आपने चेक किया था, है ना। तो यहाँ पर भी हल की प्रकृति हमें चेक करना है कि सर हल की प्रकृति कैसी होगी, क्या वे वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, है ना। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको अंदर अगर यहाँ पे रूट डी का मान माइनस में आ जाए तो मैंने बोला था कि वो काल्पनिक होगा। ठीक है, रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो उसका काल्पनिक हल होता है ना। तो यहां पे हम उसी को देखने वाले हैं कि सर किसका काल्पनिक हल होगा और किसका वास्तविक हल होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो देखो बच्चों, अगर d क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तो इसका जो मूल होता है ना बच्चा, इसका जो मूल होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, मतलब अगर d का मान 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, तो उसका हल वास्तविक और भिन्न होगा, मतलब दोनों जो हल होंगे ना अलग अलग होंगे। दूसरा, अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए, मतलब बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, तो इसका जो मूल होगा ना ये वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। तीसरा, अगर d का मान 0 से कम हो जाए बच्चों, d का मान 0 से कम हो जाए, अगर d का मान 0 से कम हो जाए ना, तो इस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो गया, तो इसका हल काल्पनिक होता है बच्चा। क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, तो हम यहां पर मेनली आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले क्लास में ही कि हम मेनली 10th क्लास में वास्तविक हलों को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम वास्तविक हल को ही देखेंगे। तो सबसे पहली चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि यहां पर फिर से मैं बता दूं कि अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, ठीक है, तो मूल बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह डी भी लिख सकते हो, जिसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। तो अब जो मूल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होगा। कोई दिक्कत बच्चा? अब देखो, चूंकि d है और d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं या विभिक्तर भी कहते हैं। और d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसके मूलों की प्रकृति की बात करें तो मूल की प्रकृति दो ही तरह की होती है, एक वास्तविक और काल्पनिक। तो अगर d का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, तो मूल इसका वास्तविक और भिन्न होगा। और अगर 0 से बराबर हो जाए तो वास्तविक समान होगा, और 0 से कम हो जाए तो काल्पनिक होगा। तो चलिए बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो अभी हमने द्विघात सूत्र देखा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि आखिर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नोट करते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे होता है। क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें।
कभी कभी विविक्तर ज्ञात करने को बोल देता है। तो आप अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आप अगर सीबीएसई वाले हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन यही है जो मैंने बोला इंग्लिश में बस केवल। चलिए, ये क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो बच्चों हमारे पास देखो समीकरण क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब a बराबर हमारे पास कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 5 और c बराबर कितना हो गया -2, है ना। अब देखो ax² है तो 3x² है, मतलब a की जगह 3 लिखा हुआ है, bx है ऊपर 5x है तो इसका मतलब b की जगह 5 है, c बराबर -2 है। चलिए अब हमें विवेचक निकालना है। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विवेचक को ही हम लोग d बोलते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। तो देखो b का मान कितना है बच्चा 5² - 4, ठीक है। a का मान कितना है 3, c का मान कितना है -2, रख लेते हैं। ध्यान से देखो बुआ, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस माइनस प्लस 4 × 12 दूनी 24, जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आया 49। और आपको ये पता है कि 49 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो वैसे तो आपका विवेचक निकालना था, तो विवेचक तो आपको हो गया बच्चा कि 49 आ गया, विवेचक आपका 49 आ चुका है, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर इसी में कह देता कि बताइए मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या कहोगे कि चूंकि सर d का मान 0 से बड़ा है, चूंकि d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसका हल कैसा है, वास्तविक है, इसका मूल कैसा है, वास्तविक है, और दोनों क्या है, भिन्न है। इसका हल वास्तविक और भिन्न है, मतलब मूल इसका कैसा हो गया, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, आपको पूछ सकता था, मान लीजिए इसी में पूछे विवेचक ज्ञात करे तथा मूलों की प्रकृति, ठीक है, चेक करे तब बनाए, है ना। तो चलिए हम उस तरफ एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन इसी तरह का है, अब ये भी जो मैंने पिछले गुणनखंड विधि से मैंने जो समीकरण को सॉल्व किया था, हम उन्हीं दोनों समीकरण को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका मेथड कोई भी हो, आंसर आपका वही आने वाली है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण था, पीछे हमने जो लिखा था 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताएं आपसे पूछ दिया, इसका मतलब है कि एक साथ आपको दो क्वेश्चन पूछ दिए। पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि सर विवेचक क्या है, क्योंकि अगर विवेचक पता होगा तो ही तो हम बता पाएंगे किसका हल वास्तविक है कि नहीं। ठीक है, इसका हल वास्तविक है कि नहीं है, ये विवेचक ही आपको बताएगा। इसका मतलब आपको विवेचक तो निकालना ही है, साथ में प्रकृति भी बतानी है। अगर इसी में कह देता कि आप उसे हल भी करें, क्या करें, 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति बताएं तथा उन्हें हल करें, आपको ऐसा भी कर सकता है। तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में लिख के बताऊंगा, ठीक है, क्या करके वो क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हैं, हाँ, सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0, तो a का बराबर हमारे पास 2 आ गया, b बराबर 6 आ गया और c बराबर बच्चों 4 आ गया। d निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो रखते हैं। b का वैल्यू हमारे पास कितना है 6² - 4, a का मान कितना है बच्चा 2 और c का मान कितना है 4, तो रख लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौको 32 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आपका बचा यहाँ पे 4, 4 तो हो गया विवेचक। अब ये क्या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या बराबर है, तो नहीं सर ये 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा है तो इसका मूल कैसा हो जाएगा, मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति जो होगी बच्चा ये क्या होगा, वास्तविक और
भिन्न होगा। ठीक है, मूल कैसा होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। तो चलिए, इसको आप लोग उम्मीद है कॉपी लेके बैठे होंगे, कॉपी पेन, तो आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। और जो इधर उधर बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि कोई जैसे गाड़ी में चलते हुए भी वीडियोस देखता रहता है या देख रहे हो, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको घर पे नोट्स बनाने में आसान हो। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि 3x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0 का जो मूल है ना, वो वास्तविक और समान है। तो बताइए k का मान क्या होगा? हमारा जो समीकरण दिया गया है बच्चों, वो समीकरण है 3x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0 का जो मूल है ना, वो वास्तविक और समान है। तो बताइए k का मान क्या होगा, जिसके लिए क्या होगा? इसका मूल समान हो जाए, वास्तविक हो जाए। तो आपको पता है कि सर मूल समान कब होता है? मूल समान होता है कब? वास्तविक होता है कब? आपको पता है? हाँ, जवाब दीजिए। क्या होता है? अभी पीछे लिखवाए थे, क्या होता है? d बराबर 0, मतलब उसमें विवेचक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब b² माइनस 4ac क्या हो? 0 हो, है ना। तो हमारा समीकरण कितना दिया हुआ है बच्चा? अगर आप समीकरण को देखो तो हमें दिया गया था 3x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब है कि a बराबर बच्चा 3, b बराबर k और c बराबर माइनस 2 है ना। तो चलिए अब यहाँ पे रख लेते हैं और देखते हैं b का मान हमारे पास कितना है? k, तो k² माइनस 4 की जगह 4, a का मान कितना था? 3, तो 3 रख लेते हैं बच्चा। c का मान कितना था? माइनस 2, तो माइनस 2 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो k² बच्चों ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24 बराबर 0। k बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? बराबर के उस तरफ जाएगा तो -24, k² इज इक्वल टू, तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? √24। तो आपका ये आ गया, है ना, प्लस माइनस √24। आप चाहो तो इसे बाहर भी निकाल सकते हो रूट का। क्या होता है? प्लस माइनस √4 6 को 24 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट माइनस 6। ठीक बच्चों, तो वैसे तो ये काल्पनिक आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस से आप बनाओगे वही आंसर आएगा। ये गलत भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आया है ना। आपको कह सकता है, जब आप बुक खोलोगे तो बुक में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, भर भर के दिए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक ले लें या भारती भवन के बुक ले लें जो दास गुप्ता का आता है। इसके अलावा आप आर.डी. शर्मा ले लें, आर.एस. अग्रवाल ले लें, आपको इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे, तो आप इसे बना सकते हैं। वहां पे आपको क्या कहेगा कि अगर इसका मूल वास्तविक है तो बताइए कि इसका अगर समान हो तो बताइए k का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, है ना। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को दे रहा हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखिए। कह रहा है 3x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0 का मूल वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और भिन्न है, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, हमें क्या चेक करना है? k का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा जिसके लिए इसका मूल वास्तविक भी हो और अलग अलग भी आ जाए, भिन्न भी आ जाए। तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण कितना है? 3x² प्लस kx माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी में समीकरण सेम तो दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। ऐसा ना समझे कि बार बार टीचर जी क्वेश्चन सेम लिख रहे हैं, सर जी बार बार क्वेश्चन सेम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में इक्वेशन सेम दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं।
क्वेश्चन बदल जा रहे हैं, है ना। यहां पे मूल क्या था, समान था, लेकिन यहां पे मूल क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। मतलब इसका मूल दोनों अगर 4 4 आएगा, लेकिन इसका मूल हो सकता है 4 और 5 भी आ जाए, -3 -2 भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट जाए। ठीक है, आप इसीलिए आपके 2 मार्क्स एग्जाम में कम आ जाए, ऑब्जेक्टिव में कम आ जाए, 1 आध नंबर। ठीक है, क्योंकि 1 आध नंबर बच्चों लोगों को देखने में लगता है कि 1 आध नंबर कितनी छोटी सी चीजें, 1 नंबर चला भी गया तो क्या जाएगा। तो बच्चों जैसे आपने देखा है ना, 1000 रुपए में अगर 1 रुपए घटा दिया जाए तो 1000 नहीं रह जाता, सैकड़ा रह जाता है ना। अगर लाख में से 1 रुपया घटा दिया जाए ना तो 1000 रह जाता है, लाख कभी नहीं बनता। ठीक है, उसी तरह से आपके रिजल्ट में अगर 300 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन है और 1 नंबर कम आ जाए ना बच्चा, तो वो होता है आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं, सेकंड डिवीजन हो जाता है। इसी की वजह से आपको लोग सेकंड डिवीजन वाले बच्चे कहेंगे, आपको लोग कहेंगे कि क्या लाया, सेकंड डिवीजन तो लाया, जबकि आपका 1 मार्क्स ही कम था, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। 1 मार्क्स कोई बड़ी चीज नहीं थी जिसे आपने यूं ही छोड़ दिया था पढ़ते समय, है ना। आपने सोचा था कि ये जो 1 नंबर छूट भी गया तो क्या बड़ा छूट गया, है ना, ये तो ऐसे ही है, हमेशा छोड़ देते हैं, इस बार भी छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, ये 1 नंबर ही आपको बता देगा कि हाँ जी आप कितने डेडिकेटेड थे अपने सिलेबस के प्रति, आपने कितने डेडिकेटेड होके आपने अपनी स्टडी की है। ठीक है, आप 1 नंबर भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि 1 नंबर आपके रिजल्ट को गिरा देता है, लोगों के सामने आपकी इमेज खराब कर देता है, लोगों के सामने उनकी जो मेंटेलिटी होती है ना, वो मेंटेलिटी होती है बस ये देखने की कि परसेंटेज कितना है, आपने कितना मेहनत किया, नो मैटर। वो बस एक ही चीज देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया, क्या फर्स्ट डिवीजन है। सीधा पूछता है क्या बोलो हो, फलानवा के बाबू के बेटा एग्जाम दिया था, क्या आया आपका रिजल्ट, अच्छा सेकंड डिवीजन आया। ऐसे ही पूछते हैं बच्चा। ठीक है, आपको भी लगेगा कि अगर 1 नंबर मेरे को मिल जाता ना तो हम भी कहते कि हम फर्स्ट डिवीजन थे सर, लेकिन अफसोस वो छूट गया। तो आपको हर 1 नंबर के लिए पढ़ना है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्क्स तो सर ज़रूरी है ही, ठीक है, लेकिन नॉलेज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, लोगों की नज़र में मार्क्स तो वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन आपकी नज़र में नॉलेज वैल्यूएबल होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको कहीं भी खड़ा रहने की हिम्मत देता है, आप कहीं भी आसानी से खड़ा हो सकते हो। ठीक है, आपको डिगने नहीं देगा उस जगह पे, लोग चाहे कितना भी आपको कुछ कहे, आप उस समय डटे रहोगे। सो नॉलेज ज़रूर गेन करो, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका रिजल्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सो ध्यान देंगे हर एक चीज। तो यहां पे क्वेश्चन आपको समान तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन समान नहीं है, क्योंकि इसके जो समीकरण समान है लेकिन क्वेश्चन समान नहीं है। क्योंकि जब इस वाले समीकरण को पढ़ रहे थे तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, 3x² + kx - 2 = 0 का मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान क्या होगा। जबकि यहां पर क्वेश्चन था कि 3x² + kx - 2 = 0 का मूल वास्तविक और भिन्न है तो k का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए k का मान क्या होगा, 3x² + kx - 2 = 0, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे मूल कैसा है, भिन्न है। तो भिन्न है तो पहली चीज है तो a बराबर सर 3, b बराबर k और c बराबर -2। तो आपको पता है कि सर d का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये जो मूल है इसका जो मूल है ना वो क्या है, वास्तविक और भिन्न है, इसका मतलब d क्या है, बड़ा है 0 से। तो b² - 4ac, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac क्या है, 0 से बड़ा है। b की जगह b का वैल्यू रखते हैं बुआ, b का मान कितना है, k² - 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2 >0। ध्यान से देखिए k² माइनस प्लस 4 × 12 दूनी 24 जो कि 0 से बड़ा होगा। k² = +24 उस तरफ जाएगा तो बच्चा -24 और k = √-24। मतलब आपका जो वैल्यू होना चाहिए बच्चा
24 से बड़ा होना चाहिए, -24 से बड़ा होना चाहिए के का वैल्यू। तो हमेशा आपका क्या आएगा, वैल्यू वास्तविक आएगा और भिन्न आएगा, वास्तविक आएगा और भिन्न आएगा। तो आपका यही आंसर है। आप इसको अगर रूट से निकालना चाहो तो आप इसको कह सकते हो कि जो के का मान होगा ±√√2√-6 के बराबर होगा। हमने यहाँ पे निकाल रखा है कि -24 को ±2√6 भी लिख सकते हैं √6। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, जो मैं ब्रैकेट में घेर रहा हूँ बच्चा, ये दोनों आपका आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़, अगर नहीं भी आ रही है तो आप क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, थोड़ा पीछे करके देखो, ठीक है। 1 बार 2 बार देखो, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, कई सारे बच्चे होते हैं जो 7th 8th में स्टडी नहीं किए होते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं नई क्लास में। डायरेक्टली क्या होता है कि वो 7th 8th पढ़े नहीं, 9th पढ़े नहीं, सीधा के सीधा 10th क्लास में आगे पढ़ने। ऐसे कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कई सारे बच्चों को। तो हमें पता चलता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। सो अगर ऐसे भी हैं आप लोगों में से कोई, अगर देख पा रहे हैं, ऐसे वीडियोस देख पा रहे हैं, कोई है बच्चे, तो आप क्या कीजिए कि आपके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप बच्चों वीडियो को रिवाइज करके देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और क्लास को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।